नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध को जारी रखेंगे और आज हम इस वीडियो में इस अध्याय का दूसरे भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम खाद एवं उर्वरक मिलाना के बारे में समझेंगे। इसके बाद सिंचाई किसे कहते हैं इसको भी जानेंगे। इसके बाद खरपतवार की सुरक्षा कैसे किया जाए इनके बारे में समझेंगे और इसके बाद कटाई किसे कहते हैं इनके बारे में समझेंगे और अंत में भंडारण कैसे किया जाता है इनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना के बारे में। दोस्तों, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद और उर्वरक का उदाहरण आप चित्र में देख सकते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, जिससे कि खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। दोस्तों, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इन क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं इनके बारे में हम समझेंगे। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु खाद के उपयोग से उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। आइए दोस्तों, अब हम उर्वरक और खाद के बीच हम अंतर को जानेंगे। सबसे पहले उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, वहीं खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, वहीं खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, वहीं खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन,
फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, वहीं खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम उर्वरक और खाद के बीच को अंतर को अच्छे से जान चुके हैं। आइए जानते हैं अगले विषय के नाम। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ और जानते हैं खाद के लाभ के बारे में। दोस्तों, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा मुख्य कारण है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अगला मुख्य कारण है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और इसका अगला मुख्य कारण है कि यह जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम खाद के लाभ के बारे में समझ चुके हैं। आइए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सिंचाई, जिसे हम इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं, इनके बारे में। दोस्तों, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फूल एवं बीज की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। सिंचाई के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके के बारे में। दोस्तों, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं। जैसे कि विभिन्न पारंपरिक तरीके कुछ इस प्रकार हैं। मोट यानी कि घिरनी, दूसरा चेन पंप, इसके बाद ढेकली और अंत में रहट यानी कि जिसे उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं। हम इन्हें बारी बारी से समझेंगे और चित्र माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके कुछ इस तरह है, जैसा कि आप पहला चित्र में देख रहे हैं, यह मोट यानी कि घिरनी का उदाहरण है। वहीं दूसरे चित्र में आप चेन पंप के पारंपरिक तरीके को अच्छे से देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप बाईं वाली चित्र में देख रहे हैं, यह ढेकली के पारंपरिक तरीके को निरूपित करती है। वहीं दूसरे चित्र में आप रहट के उदाहरण को देख रहे होंगे। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां के बारे में। दोस्तों, सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला, छिड़काव तंत्र, जिसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। अब चित्र को देखिए और ध्यान से समझें। ऊर्ध्व पाइपों यानी कि नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। आइए दोस्तों, हम अब एक
अ- अब हम एक अन्य विधियों के बारे में समझेंगे जिनका नाम है ड्रिप तंत्र, जिन्हें हम ड्रिप सिस्टम से भी जिन्हें हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। आप चित्र को देखिए और समझें। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। आप चित्र को देखिए। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो इस तरह से हम सिंचाई की आधुनिक और पारंपरिक विधियां के बारे में समझ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे खरपतवार से सुरक्षा के बारे में। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव कैसे किया जाता है। खरपतवार को हटाने एवं वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, यानी कि वीडीसाइड कहते हैं। जैसे कि 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय यानी कि कटाई के बारे में समझेंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। दोस्तों, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को जड़ कर खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। आइए दोस्तों, हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, जिसे हम विनोइंग कहते हैं, अलग करते हैं। आप चित्र में देखें विनोइंग यानी कि फटकने वाली मशीन को। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे अपने अंतिम विषय यानी कि भंडारण के बारे में। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। चित्र में अनाज भंडारण हेतु साइलो का चित्र दर्शाया गया है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों
एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले खाद एवं उर्वरक मिलाना के बारे में समझा, ठीक इसके बाद सिंचाई के बारे में जाना, ठीक इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा कैसे किया जाए इनके बारे में भी जाना, इसके बाद कटाई किसे कहते हैं इनको भी समझा, और अंत में भंडारण कैसे किया जाता है इनके बारे में भी जाना। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम इस अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को लेकर आएंगे। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप JCERT की 8वीं कक्षा की विज्ञान पुस्तक से अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।